हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टीचर्स पे। तो लास्ट टाइम हमारी जो थ्योरी क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है और आज हम फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को। और अगर आपने भले ही ये टॉपिक्स नहीं भी पढ़ रखे हैं ना, तो नेक्स्ट टीचर्स पे पढ़ने का ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि फिर भी आपको ये फील आएगा कि हाँ भाई, ये टॉपिक्स तो मैंने पढ़ रखे थे, इनके क्वेश्चंस के आंसर तो मैं कर सकता था। तो आज हम यशपाल समिति से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम NCF 2005 कहते हैं, इसके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या NCFT 2009, उसको इसमें कवर करने वाले हैं। तो हमारी ये प्रैक्टिस क्लास 4 है। लगातार हमारी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं सेकेंड सेमेस्टर DLED के रिगार्डिंग। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए 90% प्लस मार्क्स, देन आप फॉलो करिए नेक्स्ट टीचर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है यशपाल समिति का जो गठन है वो 1993 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1993। हम ज़्यादा आज थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चंस को कवर करेंगे सो दैट आपका टाइम बच सके। सेकंड क्वेश्चन है, यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम क्या था? तो आपको पता है यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी उसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बोझ रहित शिक्षा। ये टाइटल था इनकी रिपोर्ट का। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रटने पे बल, तो रटन विद्या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। समझने पे बल, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा समझने पे बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 किस पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा या अनुशासन? तो शिक्षक केंद्रित हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो हमारे प्राचीन समय में हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? तो गतिविधि आधारित, रटने वाली नहीं, परीक्षा आधारित। आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, जब भी गतिविधि मिल जाए तो हम एक्टिविटी के जरिए पढ़ाने की बात करते हैं। NCFTE 2009 किससे संबंधित है? तो ये आपका टीचर्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCFTE 2009 में किस पर जोर दिया गया है? तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर दिया गया है, क्योंकि टीचिंग एक क्या है, प्रोफेशन है। इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हमने पढ़ा था कि स्टडी कैसी होनी चाहिए, वर्णन वाली नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोझ कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005 किसने जारी किया था? तो NCF को जारी करने वाला था, क्योंकि करिकुलम से रिलेटेड है, तो NCERT। अब आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन रहेगा, NCERT का आप फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सही कमेंट करते हैं, सबसे पहला कमेंट करते हैं, देन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम लेने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, अभी करिएगा। 10th क्वेश्चन है, NCFTE 2009 किस संस्था द्वारा जारी हुआ? तो NCFTE किसने जारी किया था? तो ये NCTE ने किया था। ये बेसिकली टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या है, एक आयोग है। NCF 2005 में किस पर जोर नहीं दिया गया है? तो ये ठीक है, रटने पे जोर नहीं दिया गया होगा, क्योंकि हम रटन विद्या नहीं चलाएंगे। समझ पे जोर दिया गया है, गतिविधियों पे दिया गया है, और अनुभव पे भी दिया गया है। NCFTE 2009 में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक सीधी बात है भैया, एक मार्गदर्शक है। हम क्या हैं, गाइडर हैं बच्चों के, हम उनको गाइड करेंगे। बाकी का नियंत्रक नहीं होगा, निरीक्षक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यशपाल समिति ने किस समस्या पर ध्यान दिया? तो उन्होंने पाठ्यभार पे दिया। वही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, झोला भर भर के लेके जा रहे हैं स्कूल में, तो इसमें उन्होंने ध्यान दिया कि भाई पाठ्यभार जो है ना उसको कम करो थोड़ा सा। NCF 2005 में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? सतत होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, मासिक? तो सतत होना चाहिए। उन्होंने कहा भैया बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है उस पर साल भर नज़र रखो, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं देखो, बाकी के जो आयाम है उनको भी देखिए कि बच्चे की ग्रोथ किस तरीके हो रही है। तो सतत होना चाहिए इसका मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCFTE 2009 में शिक्षक प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए? तो सीधी बात है, प्रशिक्षण भी निरंतर होना चाहिए। अगर मूल्यांकन निरंतर है तो प्रशिक्षण भी कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, यशपाल समिति ने क्या सुझाव दिया? तो यशपाल समिति ने सुझाव दिया कि भैया बोझा कम करो, बच्चों के
बहुत तनाव हो रहा है, बच्चे बहुत बोझ ले लेके जी रहे हैं, तो उसको कम करो, ये यशपाल समिति ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है हमारा, एनसीएफ 2005 में किस पर बल है, किस पर बल दिया गया है? आई थिंक रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन? नहीं, रिपीट नहीं है, ऑप्शन अलग है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया है अनुभव पर, यहाँ अनुभव पर ज़्यादा जोर दिया गया है, रटने पर परीक्षा पे नहीं दिया गया। एनसीएफटी 2009 में किसका विकास होगा? तो एनसीएफटी टीचर से रिलेटेड है, तो शिक्षकों के विकास की बात करेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल समिति का संबंध किससे है आखिर? तो भाई समिति हम शिक्षा से ही सुधार होगा, ठीक है, खेल स्वास्थ्य इनसे रिलेटेड नहीं है, ना तो हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं ना स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा सुधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पे, एनसीएफ 2005 का फोकस क्या है? बाल विकास, परीक्षा, अनुशासन या कुछ? तो बाल विकास, बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए भैया, ये इनका क्या है? फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल समिति क्या है? अरे एमसीक्यू समाप्त। हाँ, हमारे सारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है देन प्लीज़ लाइक करिए। अब हम यहाँ से ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं उनको हम आंसर उनके लिख सकते हैं, इवन अगर हमको नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर उस टाइम। तो सबसे पहला यशपाल समिति क्या है? तो यशपाल समिति के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है, हमको पता है कि यशपाल समिति का जो गठन होता है वो 1993 में क्या होता है, इसका गठन होता है, और यह शिक्षा में, यह शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस लिए इसका गठन किया जाता है? तो इसका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के लिए इसका गठन किया जाता है। अब इसने क्या रिपोर्ट दी थी? तो इसकी इस रिपोर्ट को क्या, बोझ रहित शिक्षा, बोझ रहित शिक्षा, ये इसका टाइटल रहा था, जिसका तात्पर्य ये था कि भाई बच्चों का जो मानसिक तनाव है उसको कम करो, बच्चों के जो हैवी हैवी बैग्स हैं उनको थोड़ा सा कम करो, ये यशपाल समिति ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या अर्थ है? तो वही चीज़ है, लर्निंग यानी लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। विदाउट के बिना, बर्डन का मतलब होता है भार या बोझा। तो उन्होंने कहा भैया बच्चों के ऊपर जो एग्ज़ाम वगैरह का प्रेशर्स है ना उनको थोड़ा कम करो, उनको तनाव मुक्त करो, उनको सीखने पे जोर दीजिए, ना कि अच्छे मार्क्स गेन करने पे। तो लर्निंग विदाउट बर्डन का अर्थ है कि सीधी बात, बच्चों को तनाव मुक्त बनाइए और उनके ऊपर ये जो भारी भारी बुक्स का लोड डाल के रखा हुआ है उसको कम करिए, क्योंकि ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि भारी भारी जो पुस्तकें होती हैं वो पाठ्यक्रम की क्या है, नाकामयाबी का सबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 क्या है? तो एनसीएफ, तो सबसे पहले तो एनसीएफ का फुल फॉर्म हमको बताना चाहिए। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और फ्रेमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क को? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 क्या था? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, जिसको 2005 में लाया गया। अब इसने क्या किया? तो इसने जो आपके पाठ्यक्रम था, पाठ्य पुस्तकें थी और शिक्षण विधियां थी, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और किस पे? जो शिक्षण विधियां थी उन पे इसने क्या किया? काम किया था। तो अगर इनके हमको इसका आंसर नहीं भी आता है, इतनी सारी टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है, देन अगर हम थोड़ा सा अपना 6 सेंस लगाते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या हो सकता है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क था, जिसका मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करिए, पाठ्यचर्या की बात हो रही है, तो इसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें हल्की होनी चाहिए, बच्चों को कम से कम ही पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कराओ, और उसके अलावा शिक्षण की जो विधि है वो कैसी होनी चाहिए? खेल खेलने बच्चों को सिखाओ ताकि उनके ऊपर तनाव ना रहे। इस तरीके की बातें लिख के हम इसका आंसर आराम से अच्छा सा फ्रेम कर सकते हैं।
अब एनसीईएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य लिखने हैं कि एनसीईएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीईएफ का फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो बिना बोझ के सीखना और बिना बोझ के सीखना, पहला ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं रटंत प्रणाली, रटने की प्रणाली से मुक्ति, रटने की प्रणाली से मुक्ति। और क्या करना है, बाहरी ज्ञान से बच्चों को जोड़ना है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना। तो हम ये सारे उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि बिना बोझ के सिखाना, यानी बच्चों को बोझ नहीं लगनी चाहिए, पढ़ाई एंजॉय करते हुए सीखना चाहिए। रटने की जो प्रणाली है उसको, उससे भी आप मुक्ति दिलाओ। ए फॉर एप्पल रटवाना नहीं है, हमको उनको एप्पल दिखाना है, फिर उनको समझाना है कि ये एप्पल होता है और इसकी स्पेलिंग ये से स्टार्ट होती है। तो ये रटने की प्रणाली से। और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको बाहरी जीवन में प्रयोग करें, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जो सर्वे सर्वा है वो कौन है, बालक है। जब बालक को बोल सकते हैं हम छात्र है। इसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बालक को सेंटर में रखे क्या करती है, बच्चे को शिक्षण पे कार्य करती है। और यहाँ पे बच्चों को किसी भी प्रकार के तनाव, मारपीट और इन सब को क्या करती है, मनाही करती है। एनसीईएफटी 2009 क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग, फॉर टीचर एजुकेशन। तो बेसिकली इसका उद्देश्य अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ टीचर की एजुकेशन के लिए है। तो इसमें बताया गया है कि जो अध्यापक हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। निरंतर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके अलावा उनका समय समय पर क्या होता रहना चाहिए, निरीक्षण होता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा का महत्व बताइए। तो शिक्षक की शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बालक की शिक्षा है, ताकि समय समय पर क्या हो सके, इनकी जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां, उनका क्या हो सके, उनका आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण होता रहे उनका। सतत मूल्यांकन क्या है, तो हमेशा चलने वाला मूल्यांकन, यानी हम लिख सकते हैं कि सदैव चलने वाला जो मूल्यांकन है वही क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। हमेशा चलने वाला मूल्यांकन। तो सदैव चलने वाला जो मूल्यांकन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत मूल्यांकन बोलते हैं। ये केवल परीक्षाओं से रिलेटेड नहीं होता है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है कि बच्चा पूरा एकेडमिक ईयर में ओवरऑल कितना डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक की एक अहम भूमिका रहती है। अहम का मतलब मुख्य भूमिका, यानी महत्वपूर्ण। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का मुख्य कार्य किसका होता है, शिक्षक का होता है। शिक्षक का ये दायित्व होता है कि उसका जो छात्र है वो कैसा, उसके समक्ष सुरक्षित,
सुरक्षित महसूस करे, तनाव मुक्त रहे, और क्या करे, लगातार विकास करे। ये किसका है? आपका शिक्षक की भूमिका है। शिक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? तो गतिविधि आधारित, खेलते खेलते सिखा दो बच्चों को, खेल खेल में सीखना, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, करके सीखना, करके सीखना। ये सब क्या कहलाता है? ये हमारा गतिविधि आधारित होता है। जैसे समांगी और विसमांगी मिश्रण पढ़ते हैं हम, कि चीनी को पानी में डालते हैं, घोल देते हैं तो वो घुल जाती है। तो वो क्या है, सिर्फ रटाने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मास्टर साहब चीनी लेके आए, स्कूल से पानी मंगाए, उसमें डालें, थोड़ा चम्मच घुमाएं और करके दिखाएं कि हाँ चीनी घुल जाती है। तो वही क्या हो गई आपकी गतिविधि आधारित ये हो गई। तो आई होप ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ये क्लास ज़बरदस्त पसंद भी आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।